नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस को भी सुदृढ़ करता है, उसके साथ भारत विश्व के पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका को पेश कर सकता है। यह मुख्यतः इसलिए हुआ है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यानी ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है, उसी के अनुसार यह हो पाया है। इसी सीक्वेंस में मैं उस टॉपिक को आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2022 में एडमिशन लेना है या प्रिपरेशन करना है, ये केवल 22 ही नहीं, अगर 23, 24, 25 में भी देना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। यह हमारा 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए यह मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। वह छोटी सी शुरुआत आपकी एक सोच हो सकती है और यही सोच एक दिन आपको आईएएस यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के मेजर टॉपिक, डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस में आरएनए डीएनए के सीक्वेंस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम चर्चा करें तो भारत की जो पोजीशन है, आप देख सकते हो, यह भारत की जो पोजीशन है, अगर इस मैप को आप देखेंगे तो इस मैप में आपको पता चलेगा कि ये इक्वेटर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये है इक्वेटर, और ये जो लाइन है यहां से, इसको हम ट्रॉपिका कैंसर कहते हैं, और ये जो लाइन है जिसको हम ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह तीन लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, यह बेसिकली आप देखेंगे कि 21 ये मार्च, और यहां हो जाएगा 21 जून, और ये हो जाएगा 23 सितंबर, और ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ध्यान देंगे, यह चार ऐसे डेट होते हैं जो सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम अर्थ पर उसके प्रभाव को एनालिसिस करते हैं। इक्वेटर एक ऐसा लाइन होता है जो पूरे ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाता है, और यह बीचों बीच से जाने का मतलब यह होता है कि यह अर्थ को दो इक्वली पार्टों में डिवाइड कर देता है। इसके ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न स्फीयर करते हैं और नीचे वाले को सदर्न स्फीयर करते हैं, सदर्न स्फीयर कहते हैं। और यह ऊपर वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, यह दो डेट ऐसे डेट होते हैं जहां सन परपेंडिकुलर इक्वेटर पे होता है, और यह परपेंडिकुलर इक्वेटर पे होने का मतलब होता है कि एकदम हमारे मतलब कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही सन का होता है, और जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ज्यादा होती है। और वहीं से आप ध्यान देना कि 21 जून को हमारे इक्वेटर, ये इक्वेटर के बाद 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर सन की पोजीशन होती है। फिर वहां से रिटर्न होते हुए आप देखेंगे कि 23 सितंबर को वो फिर से इक्वेटर पे आता, और फिर उसी के बाद आप देखेंगे कि सदर्न स्फीयर में 22 ये दिसंबर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सन की पोजीशन होती है।
यानी यह जो बेल्ट आप देख रहे हो, यह बेल्ट जो आप देख रहे हो, यह बेल्ट जो है जहां की इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, यानी सोलर जो हमारा एनर्जी है ये वाला क्षेत्र जो है ज्यादा होगा। इसके ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में भी सन की रोशनी पड़ती है, लेकिन वो स्लैंट पड़ती है, तिरछी पड़ती है, उसकी इंटेंसिटी उतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी होती है। तो लेकिन ये वाला रीजन अगर हम बात करें, ये वाला जो पोजीशन की अगर हम बात करें, इतने की अगर हम बात करें, तो यह जो आप देख सकते हैं इतना जो है ये इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और यह ट्रॉपिकल जोन जो है जिसमें सन की प्रेजेंस अच्छी होती है। और आपको मैं बता दूं कि इससे अगर हम लोग अगर हीट एनर्जी और हीट बजट के विषय में अगर पढ़ें तो आपको यह जानकारी होगी कि हमारा जो सन है, सन से अर्थ के बीच की दूरी लगभग आप देखेंगे कि 15.2 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतनी दूरी तय करने के पश्चात हमारे सन की जो किरणें होती है अर्थ पे पहुंचती है, और यह जो सन की जितनी एनर्जी होती है उसका 1/2 अरबवां भाग जो होता है वो क्या होता है, हमारे यहां पहुंचता है, अर्थ पे पहुंचता है। लेकिन अगर हमारे अर्थ पे इतना कम पहुंचने के पश्चात भी एनर्जी का एक मेजर सोर्स के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह पूरे सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो सन के प्रेजेंस के आधार पर हम सोलर पैनल बना सकते हैं और हम वहां से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को देखें तो इस वर्ल्ड मैप पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह एनर्जी के जो संसाधन है, एनर्जी के दो तरह के संसाधन होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल धीरे धीरे अर्थ से अब क्या हो गया है कि समाप्त होने के कगार पर है। तो अब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं और देश मिलकर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इस बात के लिए उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम एक ऐसे एनर्जी के सोर्स को क्रिएट करें जो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके कि हमें एनर्जी भी मिले, और दूसरी चीजें ये भी है कि उससे पोल्यूशन भी कम हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को किसी भी तरह का डैमेज भी न हो। इस सीक्वेंस में सबसे अच्छा कम लागत में आपको मैं बता दूं कि सोलर एनर्जी जो है द बेस्ट एनर्जी है। और आपको पता भी हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे क्या होगा कि अर्थ की एग्जिस्टेंस रहेगी। और पूरे अगर प्लेनेटरी सिस्टम में देखें या सोलार सिस्टम में देखें तो एनर्जी का मेन जो सोर्स होता है वो सन ही होता है, और इसी सन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो दुनिया में इस तरह का इनोवेशन हुआ, और इस इनोवेशन की शुरुआत जो हुई उसमें भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से जाता है, जो भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और आप ध्यान देना कि भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, यह भारत के मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड करता है। यह ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा के नीचे वाला भाग और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग के आप देखेंगे तो यहां इंडिया में मुख्यतः इंडिया के उत्तरी भाग में हिमालय जैसे रीजन होते हैं, दक्षिणी भाग में आप देखेंगे एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरब सी है, और नीचे के तरफ यानी साउथ के तरफ क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मेन उद्देश्य था उसका यह काम था कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज की बात करते हैं, ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा
30 नवंबर फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये COP21 के दौरान यह पहल शुरू किया गया था। तो ध्यान देना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो मुख्यतः इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन समर्पित संस्थान है जो प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को प्रोटेक्शन के लिए हर साल या जलवायु परिवर्तन के लिए हर साल अपना इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करती। उसी में क्या हुआ कि COP21 में, ये COP21 में ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने इस पे एक इच्छा जाहिर की कि 30 नवंबर 2015 को यह इस तरीके की मिशन को या इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज को बनाने के लिए एक कंसेप्ट दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ISA के सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों के साथ मिलकर समाधान निकाला जाए कि सौर एनर्जी को जो हम उपयोग करते हैं उसमें आने वाली बाधाएं या आने वाले चैलेंजेस जो है उसको किस तरीके से फेस किया जाए। यह मुख्यतः उन देशों के लिए किया गया जो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंसेज के मेंबर थे। इसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को उत्पाद के लिए निवेश जुटाना और भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए उचित मार्ग तैयार करना था। तो ध्यान देना, इस संगठन का मेन उद्देश्य यही था कि एक तो सबसे बड़ी होती है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में R&D पे खर्च करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं कि पैसे चाहिए, तो उसके लिए इसकी वित्तीय लागत के लिए ज्वाइंट प्रयास करना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए और बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए ताकि उससे हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी बचेगा और हमारी प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं ऊर्जा के रूप में है वो भी फुलफिल हो जाएगा। इसी के सीक्वेंस में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज वर्तमान ISA उन परिस्थितियों में योजनाओं के सुचारू रूप से एक्टिविटी यानी उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर निवेश करना संभव है, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा के उसके प्रयोगों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या आसानी से उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ISA को 2030 तक का यह सतत विकास लक्ष्यों को SDG को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौतों के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला प्रमुख संगठन माना जाता है। तो ध्यान देना कि 2030 में ये हमारा जो मोटो है कि हम ध्यान देना SDG के लक्ष्यों को हासिल करना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन कि पेरिस जो COP21 में जो टारगेट रखा गया था कि हम जलवायु परिवर्तन में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आने वाली बाधाएं जो होती है, जो मुख्यतः इंडस्ट्रियलाइजेशन से और हमारे जो एनर्जी बनाने में जिस तरीके से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ग्रेड ये कहा जाता है कि उसका प्रदूषण होता जा रहा है, उसी को कम करने के लिए जो जलवायु परिवर्तन में ये जो है सतत विकास के लिए SDG के गोल को हमें डिफाइन करने के लिए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यह पहला जो अधिवेशन जो हुआ था वो 2 से 5 अक्टूबर 2018 में किया गया था। यह भारत में किया गया था, यह ग्रेटर नोएडा भारत में किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो थे एंटोनियो गुटेरेश के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देना, ये ग्रेटर नोएडा में इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2 से 5 अक्टूबर 2018 में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी और महासचिव यूएनओ के जो महासचिव थे श्री एंटोनियो गुटेरेस, ये जो थे इनके द्वारा यह इनॉग्रेट किया गया था। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसका दूसरा जो अगर सम्मेलन की बात करते हैं 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक ये नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ और इसमें 78 देशों ने भाग लिया था। जबकि
आईएसए के तीसरे सम्मेलन ये वर्चुअल आभासी तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान हो रहा था। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये 2020 में जो किया गया था, आभासी रूप से वर्चुअल किया गया था, उसमें आप देखेंगे तो भारत को अध्यक्षता और फ्रांस को को प्रेसिडेंट का यानी ये अध्यक्ष का जो दर्जा दिया गया वो भारत को दिया गया था और फ्रांस को जो दिया गया था वो बेसिकली को प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक की तीसरी बैठक जो की गई थी उसमें 34 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया था और कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता जो सिग्नेचर करने वाले संभावित सदस्य देशों के आभासी बैठक में भाग लिए थे। 14 अक्टूबर ध्यान देना को आयोजित तीसरी आभासी बैठक में भारत और फ्रांस का चुनाव 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। यानी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है जिसमें भारत अध्यक्षता करेगा और वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो ये फ्रांस होगा। इसी के बाद अगर हम बात कर लें कि ये है जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये उसमें आप ये भारत के मैप है और इस भारत के मैप में आप देख सकते हैं पूरे ये वर्ल्ड का मैप था। अब उसके बाद देखेंगे कि इसको प्रमोशन करने के लिए कि आईएसए के 4 क्षेत्रों को डिवाइड किया गया, 4 नए उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया गया है जहां हम प्रमोट कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन के में ये फिजी और नौरू के रूप में, यह बेसिकली आप देखेंगे कि ये पैसिफिक ओशियन में ये छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में एक कंट्री है। तो ये फिजी और ये एशिया पैसिफिक, अफ्रीका के क्षेत्र में मॉरिशस और नाइजर को चुना गया है। यूरोप के क्षेत्रों में यूके और नीदरलैंड को चुना गया है क्योंकि नीदरलैंड में और यूके में इस सोलार एनर्जी में बहुत ज्यादा वर्क हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क हुआ। उसी तरीके से लैटिन अमेरिका के कैरेबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना को उपाध्यक्ष के लिए रूप में चुना गया। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है साउथ अमेरिका और कैरेबियन कंट्री का वेस्ट इंडीज वाला जो रीजन है उसमें क्यूबा और गुयाना को उपाध्यक्ष के लिए, इससे उपाध्यक्ष का पद इसलिए दिया गया ताकि इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में जागरूकता फैलाई जाए और वहां इस टेक्नोलॉजी में आने वाली चैलेंजेस को मिलके सॉल्व किया जाए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में, ये 4 पार्टों में आपको मैंने बता दूं, ये रहा फिजी, ये फिजी है। अगर ये फिजी की बात करते हैं और उसी के बाद तुवालू या नौरू की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो इस बैठक में असेंबली फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन यानी कोलिजन फॉर द सस्टेनेबल ये क्लाइमेट एक्शन के माध्यम से निजी और सार्वजनिक कारपोरेट के साथ आईएसए संस्थागत रूप से स्थापित करने के लिए आईएसए सचिवालय की पहल की मंजूरी प्रदान की गई और इसमें 2 तरीके से काम, या तो निजी क्षेत्र पे कर सकते हैं या तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। भारत के 10 सार्वजनिक क्षेत्र जो है यानी 10 पब्लिक सेक्टर जो है संगठनों के द्वारा इस बैठक में $1 मिलियन अमेरिकी राशि में प्रदान करने की पेशकश की है। यानी भारत के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन है उसमें क्या किया गया है कि $1 मिलियन अमेरिकी की राशि प्रदान की पेशकश की है और भारत में आने वाले दिनों में इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है क्योंकि भारत जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल रीजन का क्षेत्र है। लगभग यहां आप देखेंगे कि 10 महीने सन की रोशनी प्रॉपर मिलती है। तो ये सोलर एलायंसेज की अगर हम बात करते हैं तो आईएसए के इस बैठक में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। प्रस्तुत रिपोर्ट में सौर निवेशों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान देना कि फाइनेंस
अवसर एवं सौर निवेश में आने वाली बाधाओं, जो मेन चैलेंजेज है उसकी पहचान की जाएगी और ISA के सदस्य देशों के द्वारा इस चैलेंजेज को और धन संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिलके काम करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है कि WRI और ISA मिलकर 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाने का टारगेट रखा गया है और उसी के अनुसार ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस प्रारूप को विकसित करने में नीदरलैंड की कुछ कंपनियां हैं। नीदरलैंड ने ब्लूमबर्ग ये फिलैंथ्रोपी और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस एंड क्लाइमेट वर्क फाउंडेशन आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो ध्यान देना कि 2030 तक WRI वर्ल्ड ये रिसोर्स जो इंस्टीट्यूट है और उसके बाद अगर हम बात कर ले हैं इंटरनेशनल सोलर एलायंसेज और इसके अलावा नीदरलैंड की दो आप देखेंगे कि ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस एंड क्लाइमेट वर्क फाउंडेशन ने आवश्यक वित्तीय यह फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों की सहायता प्रदान करेगा। इस प्रारूप के अंतर्गत आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा ध्यान देना परिवहन और हीटिंग एंड कूलिंग में सौर ऊर्जा का उपयोग के लिए निवेश की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि ध्यान देना 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का कंसेप्ट क्या हो सके। 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का दृष्टिकोण को ये पूरे 1 सन 1 ध्यान देना वर्ल्ड और 1 ग्रिड का जो कंसेप्ट लाया गया है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि दूसरे सम्मेलन में जो ISA द्वारा स्टारसी परियोजना यानी स्टारसी प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है, जिसमें स्टारसी प्रोजेक्ट जो है को रेखांकित करने वाले परिचालन ढांचे यानी उसको प्रॉपर रेगुलाइज करने के लिए इस प्रकार से ज्वाइंट ध्यान देना ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगा। तो ध्यान देना स्टारसी प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा 25 से 27 फरवरी 2020 तक पेरिस में IS स्टारसी परियोजना को विकास के लिए एक परामर्श कार्यशाला यानी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी फ्रांस सरकार के द्वारा की गई थी। कोविड-19 के दौरान IS के सदस्यों की क्षमता में विकास में मदद करने के लिए स्टारसी वेबिनार ये है सोलिनर्स स्टार द वेबिनार द सोलिनर्स के लिए आवश्यक कार्यक्रम सत्रों को तैयार किया गया। इसके तहत 450 लोगों से संपर्क किया जा चुका है या कोविड-19 के पेंडेमिक के तहत। इसी के अलावा पिछले 5 वर्षों में अगर देखा तो 2015 से 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय किया गया है। अब विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरा है। वर्तमान में अगर बिजली उत्पादन की सौर ऊर्जा का लगभग 2.8% का योगदान है। तो ध्यान देना अगर पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 2.8% योगदान है और यही 2030 तक इसके प्रति यही रुझान जारी रहता है। तो सौर ऊर्जा दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स और विकल्प के रूप में काम करेगा। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में काफी तेजी से यह बढ़ रहा है। अब ISA के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 6 कार्यक्रम और 2 मुख्य प्रोजेक्ट यानी ध्यान देना इसमें ये 6 प्रोग्राम और 2 प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।
या आईएसए के उन सदस्य देशों के लिए जो आधुनिक ऊर्जा सेवाओं में अभी तक काफी हद तक वंचित है, उनके लिए प्रकाश, सिंचाई, पीने का पानी, उत्पादक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एक मजबूत परियोजना शुरू की गई है। 22 सदस्य देशों में यह ध्यान देना 2,70,000 से अधिक सोलर पंपों की मांग की गई है। 11 देशों में 1 गीगावाट से अधिक सोलर रूफटॉप और 9 देशों में 10 गीगावाट से अधिक सोलर मिनी ग्रिडों की मांग की गई है। तो 22 देशों में आप देखोगे कि 2,70,000 से अधिक सोलर पंपों की मांग की गई है। उसके बाद 11 देशों के 1 गीगावाट से अधिक सोलर रूफटॉप और 9 देशों में 10 गीगावाट जो है अधिक सोलर मिनी ग्रिड की मांग की गई है। तो ये इसका टारगेट रखा गया है इस परियोजना। हाल ही में आईएसए के ध्यान देना आईएसए के 47 मिलियन होम पावर सिस्टम के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे न केवल ग्रामीण घरों में निर्वाह ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रयोग में आने वाले जल उपलब्धता को भी सुनिश्चित हो सकेगी। आईएसए के द्वारा विशेष रूप से विकासशील देशों में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य कर सकता है। तो आने वाले दिनों में जो सोलार एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और यही नहीं, इसी के साथ आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड इस पे बहुत तेजी से वर्क भी कर रहा है। और फ्रांस की भागीदारी आईएसए के सदस्य देशों में फ्रांस की भागीदारी यह इंगित करती है कि फ्रांस 2022 तक आईएसए के सदस्य देशों में सौर परियोजना के लिए 1.5 बिलियन यूरो को वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान देना 1.5 मिलियन यूरो का यह फाइनेंस हेल्प करेगा, जिसमें 1.15 बिलियन जो यूरो का ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को ठोस रूप में प्रदान करने पर खर्च करेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करेगा। और यही नहीं, विश्व बैंक के साथ फ्रांस और विश्व बैंक मिलकर यह जो होगा फाइनेंस करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया है, यानी फ्रांस। तो ध्यान देना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज में जो फ्रांस की भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो 1.5 मिलियन यूरो डॉलर इस पे इन्वेस्ट करने जा रहा है और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जो है उसके समर्थन से सतत ये ध्यान देना नवीकरणीय जोखिम न्यूनीकरण, सस्टेनेबल, ये ध्यान देना रिन्यूएबल रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, जिसमें मोजाम्बिक में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 10 से अधिक गीगावाट वाली सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए निजी निवेश के माध्यम से 18 मिलियन यूरो जुटाने में मदद मिलेगी। तो यह मोजाम्बिक से इनकी शुरुआत हो चुकी है और स्टार सी कार्यक्रम के तहत फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी द्वारा शीघ्र ही प्रशांत के छोटे छोटे आइलैंड्स पे राज्यों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ध्यान देना, स्टार सी प्रोजेक्ट और सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव SRMI जो मोजाम्बिक में लॉन्च किया गया है, इसका मेन टारगेट है 10 से अधिक क्या करना है, गीगावाट सोलर पैनल को, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो होगा वो फ्रांस प्रोवाइड कराएगा। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ध्यान देना, यूनाइटेड किंगडम की प्रतिबद्धता को भी याद किया गया कि यूनाइटेड अगले 5 वर्षों में कोयले के प्रयोग को समाप्त करने और 2050 तक सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने की योजना है। 2050 तक जो ग्रीन हाउस जो गैसेज है उसको 0 पर लाना है। इस बैठक में आईएसए के द्वारा यूके के 3 प्रतिबद्धताओं पर बल दिया गया,
जिसमें COP26 के अलायंस गठबंधन के लिए एक मंच प्रदान करना, विश्व सोलार बैंक के कार्यान्वयन के इसके समर्थन करना, मानव के वित्तीय संसाधन को प्रदान करने के लिए वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की पहल के कार्यान्वयन पर ISA का सचिवालय की सहायता करना। ये यूके के द्वारा यह कमिटमेंट है जो कि आने वाले दिनों में यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान देना, इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि इसके सदस्य देशों में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और जो इस तरीके से वैश्विक पेंडेमिक, अगर ग्लोबल पेंडेमिक को यानी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए ISA के द्वारा ये ISA केयर्स की पहल की स्थापना की गई है, जो कम विकसित देशों के लिए, ध्यान देना, छोटे द्वीपीय विकासशील सदस्य देशों के स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए समर्पित एक पहल होगी। ISA केयर्स जो होगा उन देशों के लिए होगा जो सबसे कम विकसित होगा, छोटे आइलैंड जो विकासशील अवस्था में है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देना है। इस पहल के अंतर्गत लक्षित सदस्य देशों के प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। तो यहां ध्यान देना, प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रही विश्वसनीय सौर ऊर्जा ISA केयर्स की पहल के लिए 92,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रदान किए गए हैं। इसके द्वारा दूर दराज के द्वीपीय में रहने वाले समुदायों को डीजल एवं पेट्रोल की इंपोर्ट के लिए अनिश्चितता पर निर्भर कम होगी और वो वहां एनर्जी के मुख्य संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इसी के साथ अन्य गठबंधनों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से, तो ISA सदस्य एवं 5 संभावित सदस्य के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर सार्क डेवलपमेंट फंड ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस में, सार्क डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस को एशियाई विकास बैंक के द्वारा मिलकर यह लागू किया जाएगा। उसके बाद ISA सोलर पंप कार्यक्रम के तहत UNDP के साथ मिलकर ISA सदस्य सोलर वाटर एंड पंप सिस्टम को कार्यान्वित करेगा और 20 लाख अमेरिकी डॉलर की IBSA फैसिलिटी यानी IBSA फैसिलिटी टेक्निकल असिस्टेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान है। तो ISA को ध्यान देना, ये सार्क डेवलपमेंट एंड फंड टेक्निकल असिस्टेंस एशियाई बैंक के द्वारा, ये ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट कार्य, सोलर पंप कार्यक्रम के UNDP के साथ मिलकर ISA के देश सोलर वाटर पंप सिस्टम को कार्यान्वित करने के लिए करेगा और 20 लाख अमेरिकी डॉलर के लिए IBSA फैसिलिटी टेक्निकल असिस्टेंट को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब उसके बाद की अगर हम बात कर लें कि 2019 में आयोजित ISA दूसरे सम्मेलन के बाद ISA के सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 68 सदस्य अपना समर्थन दे चुके हैं और 20 अन्य देश इसकी सदस्यता को ग्रहण करने की प्रक्रिया में है। हाल ही में ISA के द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय हस्ताक्षर हुआ है। कौन कौन? एक है इंडिया, नो डाउट इसमें इंडिया ISA का मेंबर भी है, इंडिया, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद जो आप देखेंगे कि ISA, ये तीनों मिलकर एक हस्ताक्षर किया है और ISA, विश्व बैंक, भारत सरकार के तीनों एक साथ मिलकर वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की पहल को ये कार्यान्वयन करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि वर्ष 2020 में ISA के सचिवालय और ये ध्यान देना यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूनिडो के साथ मिलकर काम करते हुए
ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ध्यान देना, ISA सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर ISA स्टार सी नेटवर्क के संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ISA सचिवालय जो संयुक्त राष्ट्र यूनिडो के द्वारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करते हुए ISA सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर पर काम करेगा, जिसमें ISA स्टार सी नेटवर्क के द्वारा संचालन किया जाएगा। अब इसके बाद ISA का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहा जाता है कि कूलिंग और हीटिंग यूटिलिटी को बढ़ती मांग को देखते हुए ISA सचिवालय ने, सेक्रेटरीट ने सोलर राइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम पर 7वां कार्यक्रम शुरू किया है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को केंद्रित करता है। 2017 में केवल कूलिंग और मौजूदा मांग के लिए इसमें अधिक दर्ज, अतः हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण का इस्तेमाल करने उच्च दक्षता हासिल करने की गुंजाइश है और आने वाले दिनों में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई अन्य पहलों में 4.7 करोड़ सोलर होम सिस्टम एवं ISA सदस्यों में अगस्त 2020 में शुरू की गई 25 करोड़ LED लैंप, ध्यान देना, 25 करोड़ LED लैंप विस्तारित करने की पहल किया गया है। तो इस आधार पर यह कह सकते हैं कि यह सोलर सिस्टम इस पे अच्छे तरीके से काम करेगा और आने वाले दिनों में ISA का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे मौसम परिवर्तन की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये इस तरीके से यह पूरा भारत का आप ये समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में एक चैलेंजेस भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक बृहद स्तर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में यह भी हमें देखने को मिलेगा कि हमारी ऊर्जा का एक मेजर कंट्रीब्यूशन सोलार एनर्जी के द्वारा होगा, क्योंकि यह एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिससे हम मल्टी डायमेंशनल प्रॉफिट के साथ साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को पूरा प्रोटेक्शन दे सकते हैं और जो जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें अल्प विकसित, विकसित और विकासशील राष्ट्रों का कंट्रीब्यूशन होगा और एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के द्वारा क्या करेंगे कि सहयोग करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई अपने स्टेमिना, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।